डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संसद की शक्तियाँ। पिछली वीडियो में हमें संसद की शक्तियों में हमने डिस्कस किया था लोकसभा की वैधानिक शक्तियाँ और राज्यसभा की वैधानिक शक्तियाँ, दोनों का जिक्र किया था। तो इसमें वैधानिक शक्तियों में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वे साधारण जो बिल है उसकी प्रक्रिया क्या है। उसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे मनी बिल, धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुसार, वो अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख किया गया है। और 110 जो आर्टिकल है इसमें है जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी। कौन कौन सी हैं वो? किसी कर का अधिरोपण करना, परिहार करना, परिवर्तन करना या विनियमन करना। दूसरा, केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन करना। तीसरा है भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा कराना या उसमें से धन निकालना। जो संचित निधि है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख किया गया है। संचित निधि 266 और आकस्मिकता निधि 267। संचित निधि है जो 266 में है और आकस्मिकता निधि है उसका उल्लेख किया गया है 267 में। तो उसके बाद भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना। तो ये जो शब्द बताए हैं ये आते हैं इसकी परिभाषा में, धन विधेयक की परिभाषा में। उसके बाद है लोकसभा का अध्यक्ष। इसका क्या मतलब है इस धन विधेयक में? इसमें है भाई, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, फाइनल डिसीजन करता है लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने ये बोल दिया भाई ये जो विधेयक है इस विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा, तो उसकी बात के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता। उसकी बात को किसी भी न्यायालय के अंदर, संसद के अंदर या राष्ट्रपति द्वारा इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि अंतिम डिसीजन लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। उसके बाद केवल लोकसभा में धन विधेयक है सिर्फ लोकसभा में ही पहले रखा जाता है। यानी कि जो साधारण बिल है इसको किसी भी सदन में रखा जाएगा। जो धन विधेयक है इसको केवल लोकसभा में ही पहले रखा जाएगा, पहले। उसके बाद राज्यसभा का क्या कार्य है? राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है, धन विधेयक को 14 दिन के लिए। इसमें राज्यसभा कोई संशोधन या इसको मंजूरी देने से मना नहीं कर सकती। न तो इसमें संशोधन कर सकती, न ही इसको पास करने से मना कर सकती, भाई इसको मंजूरी न दे।
सिर्फ इसको अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। और साधारण विधेयक को है जो राज्यसभा अधिकतम 6 महीने के लिए रोक सकती है। इसको 6 महीने और इसको 14 दिन। उसके बाद एक और जो पॉइंट डिस्कस किया था हमने, लोकसभा के अध्यक्ष, यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमाण की जरूरत होती है, किस लिए? धन विधेयक को परिभाषित करने के लिए। और साधारण विधेयक के अंदर है जो इसको है जो इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अध्यक्ष के प्रमाण की इसके लिए जरूरत नहीं होती। जो धन विधेयक है ये सिर्फ मंत्री के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, मंत्री। और साधारण विधेयक है जो इसे मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद है राष्ट्रपति की अनुमति। लोकसभा में पारित होने के उपरांत इसे राज्यसभा के लिए विचार विमर्श के लिए भेज दिया जाता है, धन विधेयक को। और जो राज्यसभा इसको 14 दिन के लिए रख सकती है अपने पास। अंतिम है जो जब धन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो इस पर अपनी स्वीकृति देता है या फिर इसे रोक कर रख सकता है, लेकिन वह किसी भी दशा में इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले जब राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति इससे सहमत है, वे इस पर सहमति दे भी देते हैं। तो ये है धन विधेयक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और इसके अंदर एक और अंतर है, साधारण विधेयक, साधारण बिल है और जो धन विधेयक है। अगर ये विधेयक, धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर ये पास न हो तो धन विधेयक, तो फिर क्या है, सरकार को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। उसके बाद साधारण विधेयक के अंदर इसे लोकसभा में मंजूरी न मिलने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। इसके अंदर भी यदि साधारण विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया हो तब, अगर इसको किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया गया तब नहीं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें धन विधेयक और साधारण विधेयक के अंदर। उसके बाद जो लोकसभा की जो नेक्स्ट शक्ति है, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में आप लोग एक तो धन विधेयक के बारे में जिक्र कर सकते हैं, अनुच्छेद 110, और दूसरा वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1), दूसरा वित्त विधेयक 117(3). तो ये डिस्कस करेंगे हम वित्तीय शक्तियों के अंदर। लोकसभा के क्षेत्र, मान लो लोकसभा के अंदर क्या है इसकी प्रक्रिया और राज्यसभा के अंदर क्या है। तो हम धन विधेयक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हमने। वित्तीय विधेयक 1 और वित्तीय विधेयक जो 2 है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।